हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज थैंक यू मेरे मैम। साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं आशुतोष कुमार जी, जिन्होंने एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग एग्जामिनेशन क्लियर किया है, जिनका नाम है आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और एसबीआई क्यू। तो चलिए बात करते हैं आशुतोष से और जानते हैं उनकी टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी, कैसे उन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर किया एंड हाउ हिज स्ट्रैटेजी वर्कड आउट नॉट ओनली इन वन बट थ्री एग्जामिनेशन। वेलकम आशुतोष और बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम। थैंक यू आशुतोष, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैम। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स और इस साल मैंने 3 एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एसबीआई जूनियर एसोसिएट, आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। और मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ बैंकिंग के लिए। इस साल 2021 में मुझे सक्सेस मिली है। So you're preparing for this examination from last 2 years. क्या हाँ मोटिवेशन जी मैम। था एग्जामिनेशन क्लियर करने तक का? मैम, मोटिवेशन यही था कि मुझे एक जॉब चाहिए थी और मेरे को पहले से ही था कि मुझे सरकारी जॉब चाहिए। आई वाज लाइक कि मुझे सरकारी जॉब ही करनी है। तो बस उसी के पीछे मैं यही मेरा मोटिवेशन था कि जॉब करनी है। फिर साथ के जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो सब भी कहीं ना कहीं सेटल होते जा रहे थे, मैं ही पीछे रह रहा था। तो थोड़ा ये था कहीं ना कहीं तो सेटल हो जाए जल्दी से, उसके बाद फिर फर्दर गोल्स को बाद में अचीव करेंगे, पहले एक जगह सेटल हो जाते हैं। तो ये था। तो द फर्स्ट मोटिवेशन था और बहुत सारे लोगों का, एंड इट्स अ वेरी जेन्युइन मोटिवेशन टू गेट अ जॉब एंड कहते भी हैं कि बैंक से अच्छी जॉब क्या ही हो। तो हाँ जब जी मैम। सोच लिया तो कैसे मन को ट्रेन किया, समझा एग्जामिनेशन क्या है और स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि आपने बस एक नहीं बल्कि तीन तीन एग्जामिनेशन क्लियर किया। इट मींस जो स्ट्रैटेजी बनाई यस थी वो मैम। वर्क की। यस मैम। एक्चुअली मैम, मैंने स्टार्टिंग अपनी प्रिपरेशन की एसएससी से की थी। मैं पहले एसएससी के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, बट फिर मैं 3-4 महीने प्रिपेयर करके मुझे लगा कि नहीं, इसमें मुझे और ज़्यादा समय देना पड़ेगा, मुझसे जल्दी नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ को समझ लिया मैंने टाइम से। फिर मैं बैंकिंग पर स्विच कर गया। तो बैंकिंग में मॉक्स वगैरह स्टार्टिंग में देता था तो अच्छे रिजल्ट आ रहे थे मेरे। बट एग्जाम्स में जाके पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती थी कि मेरा रिजल्ट जो है वो मेरा मेरा 2020 में एक भी प्रीलिम्स भी नहीं निकला। तो मैं एक एग्जाम छोड़ के दूसरे पे स्विच किया, उसके बाद मुझे सक्सेस भी नहीं मिली वहां पे, तो मैं बहुत परेशान था। फिर उसके बाद भी मैंने जब 2021 में वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मैंने वापस से जीरो से स्टार्ट किया पूरा। फिर मैंने तैयारी करी और वहां पे मुझे सक्सेस मिलना स्टार्ट हुई। तो 2-3 कमियां थी, उन्हें दूर करा और फिर उसके बाद से मुझे इधर रिजल्ट मिलने लगा उसका। तो जो कमियां थी उस पे काम कैसे किया, क्योंकि मुझे लगता है अगर अ, जो गलतियों से आपने सीखा है, बहुत सारे लोग अपने अभी सीख लेंगे और पहले अटेम्प्ट में शायद वो चीजें उनके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इस बार सबसे बड़ी गलती जो मेरी थी मैम वो ये थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता था। जरा सी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो ये हुआ कि जब ये सॉल्व हो जाएगी, ये हट जाएगी, तब इसके बाद पढ़ाई करूंगा। कुछ भी होता था, थोड़ा सा भी ये हो जाएगा तो इसके बाद पढ़ाई करूंगा, तो वीक में 2-3 दिन ऐसे पढ़ाई छोड़ दिया। फिर कभी 10-12 दिन पढ़ाई करी, देन उसके बाद छोड़ दिया। तो ऐसे कर करके वो बात नहीं रह जाती, वो स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाती थी। ये मेरी सबसे बड़ी कमी थी, मैं कंसिस्टेंट नहीं था। 2021 में मैंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी और उसके बाद मैंने वापस से पूरा बेसिक से जो सिलेबस था वो कवर किया। देन मैं 2020 में मॉक्स ज्यादा नहीं देता था, वो मेरी एक बहुत बड़ी कमी थी। मैंने उस पर वर्क किया, मैंने डेली प्रीलिम्स के 2 मॉक देने स्टार्ट किए, मेंस के वीक में 2 मॉक्स देना, और उसके बाद जब मेंस पास आ जाता था तो 3-4 मॉक्स भी देता था। तो ये चीजें थी जिन्हें दूर किया, तो उसके बाद उसका रिजल्ट मिला मेरे को। सो आशुतोष, जो कमियां थी उसको आपने बताया। जरूरी है एग्जामिनेशन को समझें, एग्जामिनेशन के लिए एक सटीक स्ट्रैटेजी बनाएं। तो वो स्ट्रैटेजी आपसे जानना चाहूंगी। हाँ मैम, स्ट्रेटजी मेरी प्रीलिम्स और मेंस को लेके अलग अलग थी। सबसे पहले तो मैंने प्रीलिम्स के लिए 3-4 महीने डिवोट किए कि मैं बेसिक से पूरा पढ़ूंगा। सिंप्लीफिकेशन जैसे टॉपिक को भी मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा, क्योंकि जो एग्जाम्स में आता है वो लगता बहुत सिंपल है, बट अगर आप उसमें एक्सेल नहीं करेंगे तो आप वहाँ टाइम नहीं बचा पाएंगे, और क्योंकि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने पूरा बेसिक स्टार्टिंग से पढ़ा पूरा। और जब एक बार मेरा बेसिक स्ट्रांग हो गया तो प्रीलिम्स के लिए मैंने एक दिन में 2-2 मॉक देने स्टार्ट करे।
और मैंने मॉक्स तो 5-6 महीने तक दिए हैं, जब तक मेरे सारे प्रीलिम्स नहीं खत्म हो गए। मैंने 3-3 कंपनी के मॉक्स परचेज करे हुए थे, सब खत्म हो गए थे। बट प्रीलिम्स के लिए मेरा ये था कि स्टार्टिंग के 3-4 महीने बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद मैं मॉक्स पे टोटली रिलाई करता था। वहीं से मेरी प्रैक्टिस होती थी, और वहीं से जो कमी रहती थी वो वापस से मैंने वो टॉपिक्स दोबारा से पढ़ लिए, जिन टॉपिक्स में मैं गलत कर रहा था या जहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। और मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ भी नहीं था। तो तभी से जब मुझे ये हुआ कि मेरे प्रीलिम्स की तैयारी अब हो गई है इतनी कि मैं पेपर क्लियर कर लूंगा, तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट कर दी थी साथ के साथ ही। प्रीलिम्स के लिए तो मैं मॉक्स पे ही टोटली डिपेंडेंट हो गया था कि वहीं से मैं करूंगा, उसके अलावा अब नहीं करूंगा। जो अगर कोई मेरा टॉपिक वीक जा रहा है या जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए अलग से पढ़ लूंगा, नहीं तो मॉक से ही मैं प्रीलिम्स करूंगा। मेंस के लिए मैं फिर वहां से पढ़ने लगा। लोग क्या गलती करते हैं कि वो प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग देखते हैं। मेंस टफ भी होता है, और उसका टाइम ड्यूरेशन भी लंबा है, पेपर भी लंबा होता है। तो वो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। 15-20 दिन का या मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम ही मिल पाता है, उसमें हो नहीं पाता। तो मेरा जो मैंने गलती करी थी पहले 2020 में, वो ना रिपीट करी मैंने यहाँ पर। और मैंने मेंस की प्रिपरेशन भी साथ के साथ करी। तो इस वजह से मेरा मेंस तो मैंने जितने प्रीलिम्स क्लियर किए मैम, सारे उनके मेंस क्लियर करे हैं मैंने, मेरा मेंस एक भी नहीं रुका। तो उसकी वजह यही थी कि मैं मेंस के साथ प्रिपरेशन करता हुआ चल रहा था। तो यही मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि मेंस के प्रिपरेशन साथ के साथ ही करनी चाहिए प्रीलिम्स के, क्योंकि बाद में रिजल्ट के बाद उतना टाइम नहीं बचता है कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। और करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि करंट अफेयर्स आप प्रीलिम्स के बाद भी कर लो तो हो जाएगा। पर आजकल ऐसा करंट अफेयर नहीं आ रहा है, अच्छा करंट अफेयर आ रहा है। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने किया हुआ था, मैंने वीकली और मंथली पीडीएफ से पढ़ के दिया था, तो मेरा नहीं उतना अच्छा हुआ था। बाद में मैंने इस चीज को सुधारा, मैंने डेली करंट अफेयर स्टार्ट किया। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी जो मैं फॉलो करता था प्री एंड मेंस के लिए। मॉक टेस्ट को किस तरीके से लगाया और किस तरीके से लगाना चाहिए? यस मैम। मॉक टेस्ट मैम, स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी, जो इंटरव्यूज थे, जैसे टीचर्स कहते थे, उस तरीके से मैंने हर तरीके अपनाए। बट कुछ काम करते थे, कुछ नहीं काम करते थे, बट इन द एंड आपको अपना यूनिक वे ढूंढना पड़ेगा, जो जिस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या जो आप अप्रोच रख के सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैं पहले इजीएस्ट क्वेश्चन उठाता था मॉक्स में, वही लगाता था, एंड देन मैं धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ता था। कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे, मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे तब भी नहीं आए, तो मैंने वो छोड़ ही दिए, क्योंकि मुझे पेपर क्लियर करना था, तो मैंने वो टॉपिक छोड़ दिए। तो ऐसे करके मैंने मॉक्स लगाया, और उसके बाद मॉक्स में ऐसे लगाता था जैसे रियल एग्जाम में बैठा हुआ हूँ, या कोई क्वेश्चन अटक गया तो ये नहीं मैं उसके पीछे पड़ गया हूँ, मैं उसे छोड़ देता था। जैसा मैं एग्जाम्स में करने वाला हूँ, वो मैंने वही हैबिट बना ली थी घर पर भी। तो वही अप्रोच लेके मैं मॉक सॉल्व करता था, और मॉक सॉल्व होने के बाद उसके एनालिसिस में मैं काफी टाइम देता था। पूरा मॉक्स में जितने क्वेश्चन हो पाए या नहीं हो पाए, जब इन द एंड जब एनालिसिस करता था तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था कि सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लूं मैं, ताकि हर टाइप कवर हो जाए। और मॉक्स में जिस टाइप में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, ये स्कोरिंग है, तो अगर वो मुझसे नहीं हो पा रहा है तो उसकी मैं प्रैक्टिस अलग से कर लेता था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो मुझे लगता था कि मैं कितनी भी प्रैक्टिस करूंगा, यहाँ पर तो मेरा टाइम ज्यादा जाएगा, इसकी जगह मैं कोई और क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो उस तरह के क्वेश्चंस को मैं छोड़ देता था। इस तरह से मैं अटेम्प्ट करता था मैं मॉक्स। आशुतोष, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपके जर्नी में साथ रहा है? मैम, स्टडी आईक्यू से मैंने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करी है डॉक्टर गौरव गर्ग सर से। तो स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे कि बताया कि मैं वही वीकली और मंथली पे रिलाई करता था, बस 300 पढ़ के चला गया। जब मेरा पहला मेंस था तो एसबीआई क्लर्क का था वो। तो उसमें जब मैं गया तो मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली थे बेस्ट 300 से, वो मैंने कर दिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो सर ने बताए हैं ओरली, या वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बताए हैं, बट वो उन क्वेश्चंस में नहीं थे। तो मुझे वो क्वेश्चन सुने हुए थे, पढ़े हुए थे सारे, बट मैं उन्हें उनका आंसर नहीं कर पा रहा था। तो मैं बहुत वहां से अपसेट होके बाहर आया कि नहीं, सब पढ़ा हुआ हूँ, और उसके बाद भी मैं कर नहीं पाया। तो उसके उस मेंस के बाद से फिर मैंने डेली करंट अफेयर करना स्टार्ट किया गौरव सर का ही।
तो उसके बाद जब मैंने बाकी की जो 2 मेंस थी वहां पर काफी अच्छा स्कोर किया मैंने। तो करंट अफेयर्स के लिए तो मुझे लगता है आप कोई भी एक टीचर पकड़ लो, मैंने गौरव गर्ग सर को पकड़ लिया था। तो वहीं से मैंने सारा किया और काफी हेल्प मिली है मुझे, क्योंकि मैम बाकी सब्जेक्ट्स तो सभी के लगभग एवरेज ही होते हैं। जो करंट अफेयर एक ऐसा चीज है जो आपको पेपर आपका एग्जाम क्लियर करवाता है। तो काफी हेल्प मिली मुझे स्टडी आईक्यू से करंट अफेयर्स की फील्ड में। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गौरव गर्ग सर। Ashutosh, I'm sure we are very glad that we could be part of your success story. आपने कोर्स लिया था? हाँ मैम, मैंने पेड कोर्स लिया था सर का, गौरव आशुतोष, गर्ग सर आज का। जब इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, then why did you decide to pay for a course? मैम कोर्स मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे सब सिस्टमेटिकली होता है। आपको वीकली मिल जाएगा, मंथली मिल जाएगा, आपको कोई टॉपिक वाइज करंट अफेयर करना है वो मिल जाएगा। फ्री कंटेंट भी मैम बुरा नहीं होता है, बट क्योंकि उसमें ढूंढने में बहुत टाइम लगता है और ढूंढते ढूंढते हम कभी कहीं और ही पहुंच जाते हैं। तो ये चीज भी होती है और डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो फ्री कंटेंट है, लेकिन पेड का ये होता है कि आपको प्रॉपरली मिल जाता है एक ही जगह पे सारा, टाइम बचाता है और वो अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने लिया। आशुतोष, हमने बहुत सारी चीजें आपसे बात की। थोड़ा सा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे। इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैम मेरा, मुझे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ही मिले हैं। मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं अभी तक। तो 2 के मार्क्स मुझे पता है, मेरे मार्क्स अच्छे थे उसमें। तो एक्चुअली मैम इंटरव्यू में मैं ये यही कहना चाहूंगा कि आप अपने इंट्रोडक्शन पे अच्छे से काम करें। कि मुझसे एक गलती हुई थी, मैं वो गलती बता देता हूँ थोड़ा। ऐसा एक फनी सा इंसिडेंट है कि क्योंकि मैं एक फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था। और उन्होंने मुझसे फिर फार्म लॉस के बारे में पूछ लिया। हालांकि मैं पढ़कर गया था, बट मैं रिवाइज नहीं किया था इंटरव्यू जैसे पहले, तो मैं वो प्रॉपरली नहीं बता पाया था। दैट उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन से ही, मेरा पूरा इंटरव्यू इंट्रोडक्शन से ही मेरा चला गया था, हॉबी से। एंड देन मैंने कॉमर्स को किया, एवरीथिंग फ्रॉम दैट। तो अगर आप अपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ये मेरा सजेशन रहेगा। तो यही है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ही रहा है। मेरे पैनल मेंबर्स मुझे अच्छे मिले। आशुतोष, कुछ फाइनल टिप सजेशन सभी को देना चाहेंगे? हाँ मैम, मैं अपनी ही गलतियों से जो मैंने सीखा है वो बताता हूँ। तो आप पढ़ाई तो आप कहीं से भी करें, कंटेंट तो हर जगह ही अच्छा है, आप कहीं से भी करेंगे सब वही पढ़ाते हैं मोर और लेस। बट 2-3 गलतियां जो लोग करते हैं, जो मैंने भी करी है, वो यही है कि आप बैंकिंग एग्जाम बहुत टफ नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पहली चीज। सेकेंड थिंग, कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है आजकल। तो कोशिश करें कि ऑफिशियल सोर्सेज से ही कंटेंट कंज्यूम करें। और बहुत ज्यादा इधर उधर फ्री के कंटेंट, आप कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हम गलत भी होते हैं, बच्चे उनमें उलझे रह जाते हैं जो फ्री का कंटेंट उन्हें मिलता है। तो इन सब चीजों से भी बचना है। और एक और चीज है जो कि बहुत छोटी सी माइनर चीज है, लेकिन मैं बता देता हूँ उसे, कि फालतू के टेलीग्राम ग्रुप्स में और इसमें नहीं फंसना चाहिए, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। तो ये मेरी तरफ से यही टिप्स हैं। थैंक यू सो मच आशुतोष फॉर शेयरिंग ऑल दीज इनसाइट्स। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।